Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about BSc 4 semester chemistry sample paper explanation SDS University। तो कोई जरूरी नहीं है SDS यूनिवर्सिटी, लगभग सबका सिलेबस एक जैसी ही है। तो सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस एक जैसे ही होगा। तो हम 4 सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पेपर का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। केमिस्ट्री के पेपर मतलब सैंपल पेपर है जो हमने ही बना रखा है। तो उतना ही आता है, उससे बाहर कुछ है नहीं, ज्यादातर उन्हीं में से कुछ आएगा। किसी कुछ लोगों को लगता है कि एक रात पहले क्या करना है, तो ये करना है, ध्यान से समझें। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक 6 मार्क्स के आएंगे। उसमें से आपको 5 ही करने होते हैं। 6 5 30 मार्क्स का वो होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन से 13 नंबर के क्वेश्चन तक ईच कैरी 15 मार्क्स, और 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं आपको। तो 15 3 45, टोटल 75 मार्क्स का पेपर आता है। तो उसी के बारे में बात करें। पहला सेक्शन ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में से सेक्शन ए वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करें, तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। वैसे तो आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ दिख भी जाएगा। और अभी बात कर रहे हैं डिफाइन ऑल एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, या जो मैं 5 नंबर में बता रहा हूँ वो शायद 15 में आ जाए, 15 वाले 5 में आ जाए। बस इतना ही सफल हो सकता है, बाकी इतना ही कुछ आता है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं आएगा। ऑल एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स को आपको डिफाइन करना है। तो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने के लिए वैसे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, पूरा डिटेल में वीडियो। मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में, आसान भाषा में, शॉर्ट शॉर्ट वे में समझाता रहूंगा। बाकी आपको खुद से करना पड़ेगा फाइनलाइज। बट जनरली हम बता दें कि किसी भी एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई हैं। जिसमें से पहली कहानी कुछ इस तरीके से है कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट चलता है ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं आपके आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं आपके पास ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी लॉरी कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं आपके पास लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट है आपके पास लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं? इनके अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं, वो सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे, नीले को लाल, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। तो पहला पॉइंट, दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट कॉल्ड एसिड्स, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, नीले को लाल कर देते हैं। नीले क्या, नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एसिड है। सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे लिखते रहे, मैं बहुत डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिड होते हैं। तो बेस क्या होते होंगे? इनका स्वाद में ये कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनका पीएच वैल्यू 7 से बड़ा होता है। तो एसिड और बेस ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी कहानी आती है आरएनएस कॉन्सेप्ट की। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस एक्वस मीडियम में, those substances which gives H positive ion in aqueous medium called acids, or those substances which gives OH negative ions in basic medium called base। जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देते हैं एसिडिक मीडियम में वो एसिड है, और जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयंस देते हैं वो बेस है। एग्जाम्पल लिखने होंगे आपको HCl, H2SO4, HNO3, CS3, COH, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स एसिड के हो सकते हैं। दूसरी जो OH नेगेटिव आयन देते हैं जैसे NaOH, KOH और NH4OH। इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन ये है आरएनएस कॉन्सेप्ट की, कि इन्होंने एक्वस मीडियम बोला, मतलब बिना पानी के भी जो दे देगा वो भी एसिड हो सकता है। तो इस कमी को दूर करते हुए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? इन्होंने कहा जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन देंगे, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। बस इनके नाम पर ब्रॉन्स्टेड बोल देते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं? दोज स्पीसीज विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। जो H प्लस लेते हैं, OH नेगेटिव देते हैं वो नहीं, जो H प्लस लेते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो बेसिकली ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस में एक तो एक्वस मीडियम हट गया, और यहाँ पर OH नेगेटिव के बेसिस पे बात नहीं चलती बेस के लिए। जो H प्लस लेते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस है। एग्जाम्पल के तौर पर HCl H प्लस देता है, तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है।
HNO3 H+ देगा टूटने के बाद। एक्वस में देगा जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक्वस मीडियम ही हटा दिया। इन्होंने कहा जो भी H+ देते हैं वो एसिड है, तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये सभी एसिड है ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी। अब एक चीज और समझनी है कि ये हो गया आपके ब्रोंस्टेड एसिड जो भी H+ आयन रिलीज कर रहे हैं। तो H+ आयन रिलीज करने के बाद जो स्पीसीज बचती है, उस स्पीसीज को उसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो ब्रोंस्टेड एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये। अब तो आपके पास ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू नहीं आते, और जब ईयरली वाले में एमसीक्यूज आते थे तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। पर आपके पास बड़े मार्क्स के लिए लिखना है तो आप सारी चीजें मेंशन करके चलो। तो ब्रोंस्टेड एसिड जब H+ आयन रिलीज करता है तो बची हुई स्पीसीज को कॉन्जुगेट बेस। HNO3 का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? NO3 नेगेटिव। जैसे H2SO4 है, H2SO4 H+ रिलीज करेगा, HSO4 नेगेटिव बनाएगा, तो H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। अगर HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो ये अभी भी H+ आयन रिलीज कर सकता है। तो जो भी H+ देते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। तो HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो SO4 2 नेगेटिव होगा। तो होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं ब्रोंस्टेड बेस वालों को डिफाइन करने के लिए। तो जो भी H+ आयन ले रहे हैं वो क्या है? हमारे ब्रोंस्टेड बेस है। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव जो है वो H+ आयन एक्सेप्ट कर लेता है, तो Cl नेगेटिव H+ आयन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, जो कि अपने आप में एसिड भी होता है। तो यहाँ पर ब्रोंस्टेड बेस जो H+ ले रहा है वो ब्रोंस्टेड बेस है, और ब्रोंस्टेड बेस H+ लेके एसिड बनाता है, पर इसे ब्रोंस्टेड एसिड नहीं कहेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसे कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं। जबकि थोड़ी देर पहले तो ये ब्रोंस्टेड एसिड बन के घूम रहा है, लेकिन डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन ब्रोंस्टेड बेस को कर रहे हैं। तो जो भी स्पीसीज H+ आयन लेती है वो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होता है, मतलब जो भी स्पीसीज H+ आयन एक्सेप्ट करती है तो जो बनेगा उसे उसका कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं। ऐसे ही HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट, ये तो अभी वैसे तो थोड़ी देर पहले ये ब्रोंस्टेड एसिड भी था, क्योंकि H+ आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, पर ये H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो अगर ये H+ आयन एक्सेप्ट कर देगा तो H2SO4 बना देगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेड एसिड, सॉरी ब्रोंस्टेड बेस, और ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते थे ब्रोंस्टेड एसिड बेस को लेकर के, तो आप ये समझ सकते हैं। अभी ब्रोंस्टेड एसिड बेस ही चल रहा है, मैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल कर लेता हूँ, इसको और डेप्थ में चले जाते हैं इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे आपको कुछ बातें और समझा देते हैं। वैसे मैं एसिड बेस पे पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, उसमें काफी सारी डिटेल में काफी चीजें बात की है, पर पेपर बात कर रहे हैं तो वही डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ। एक चीज और पूछी जाती है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। एक हम कभी किसी जमाने में पढ़ते थे इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य, जो भी चीजें अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मजबूत वाले, एक कमजोर वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाम के स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शली आयनाइज होते हैं, उन्हें वीक कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा बीकर में कौन कंप्लीटली टूट रहा है या नहीं टूट रहा? उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कॉपी में हम कैसे समझते हैं? हम बस याद करते हैं HCl H2SO4 HNO3 और आपका NaOH KOH NaCl KCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। तो जनरली एसिड बेस सॉल्ट ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि ये सब अपने आयंस में ब्रेक हो सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर CH3COOH H3PO4 NH4OH या AgCl AgBr AgI, ये भी एसिड बेस सॉल्ट हैं। एसिड्स बेस और सॉल्ट्स ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमें याद करने पड़ते हैं, रटने ही पड़ते हैं जनरली, क्योंकि बाकी हमें कॉपी में क्या समझ में आ रहा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज पूछी जाती है। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमें पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक पूछा जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो HCl अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस पक्का वीक होगा। जैसे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो पक्का वीक होगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता है कि CH3COOH एक वीक एसिड होता है,
तो जब ये ब्रेक होगा तो CH3CO नेगेटिव H+ जो भी H+ देता है वो एसिड है, तो इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। तो ब्रोंस्टेड एसिड ने H+ दिया तो बची हुई स्पीसीज को उसका क्या कह देंगे, कॉन्जुगेटेड बेस कह देंगे। और क्योंकि ये वीक होता है, ये तो नहीं पता हमें, लेकिन ये पता है कि वीक होता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस पक्का स्ट्रांग होगा, तो इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेसिस। तो होप आपको ब्रोंस्टेड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेन पकड़ के बैठे रहें साथ में। लुईस को डिफाइन करते हैं। अब बारी आती है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की या लुईस कॉन्सेप्ट की। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं? लुईस एसिड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, या कम से कम जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन को ही लोन पेयर कहते हैं। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉनों को चाहते हैं, वो लुईस एसिड कहलाते हैं। और जिनके पास फालतू के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मतलब, तो उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं उन्हें लुईस बेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 के पास लोन पेयर होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग करके इन्होंने अमोनिया मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन अमोनिया मॉलिक्यूल के बाद भी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। वैलेंसी 3 होती है, 3 बॉन्ड बना के 3 वैलेंसी पूरी हो गई। उसके बावजूद इसके पास सर पे 2 इलेक्ट्रॉन फालतू के लगे हुए हैं, जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो डोनेट भी कर देते हैं, इसलिए जिनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं? और जिनके पास लोन पेयर की कमी होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर AlCl3, सबको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283 होता है, एल्यूमिनियम का 1, 2, 3, क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेयर करके इसके 8, दूसरे के भी 8, क्लोरीन के इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। लेकिन एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि एक लोन पेयर की कमी है ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये लुईस एसिड कहलाते हैं। तो लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट इस तरीके का होता है। एक एग्जांपल और बोले तो BF3 भी इसका एग्जांपल हो सकता है। जिनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर की कमी होती है वो लुईस एसिड कहलाते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लुईस एसिड बेस से को फर्दर क्लासिफाई किया है पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। सेकंड क्वेश्चन वही है तो हम उसे डिटेल में करेंगे, फिलहाल अभी हम आगे बढ़ जा रहे हैं। लुईस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद कोई डाउट? लुईस के बाद एक कॉन्सेप्ट और चलता है जो है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहानी चलती है उसे समझते हैं। क्वेश्चन ये था हमारे पास बड़े मार्क्स में कि ऑल टाइप के एसिड बेस को समझा दो, तो एक एक करके हम एग्जांपल के तौर पर उन सारे कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग ऑक्साइड आयन जो डोनेट करते हैं वो बेस है, जैसे लोन पे डोनर बेस थे थोड़ी देर पहले। ऑक्साइड आयन जो डोनेट करते हैं वो बेस है, और जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, वो एसिड होते हैं। ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड, ऑक्साइड आयन डोनर बेस। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 की रिएक्शन कराई और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो इसने अपना ऑक्साइड आयन दिया होगा और इसने ऑक्साइड आयन दिया होगा। तो जो डोनर है ये इसके लिए क्या हो गया, बेस, और ये क्या काम कर रहा है इस समय, एसिड का, क्योंकि ऑक्साइड और एसिड और बेस मिलकर के क्या ही बनाते होंगे, सॉल्ट बनाते होंगे। बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी तो बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, तो एसिड बेस मिलके सॉल्ट बन गया। तो मैं सभी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे बात कर चुका हूँ और ये पहला क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। डिफाइन सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस, शेप प्रिंसिपल एंड क्लासिफाई फॉलोइंग इन सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस में। तो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस जनरली क्या होते हैं? लुईस ने जो एसिड बेस को समझाया था, लुईस को ही फर्दर पियर्सन नाम के साइंटिस्ट ने, पहले ऑब्जेक्टिव में ये साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता था,
और अब एमसीक्यू नहीं आते तो आप बड़े मार्क्स में मेंशन करो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो। कि पियर्सन ने इन्हें क्लासिफाई किया और एसिड बेस को 4 टाइप में बांटा, सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस। तो हो सकता है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस को ही डिफाइन करने के लिए आ जाए। तो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस किसे किसे कहते हैं? देखो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं? जिन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, कमी है तो चाहेंगे, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, ऊपर से ये सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट से याद रखना साइज में बड़े होते हैं, साइज लार्ज इन साइज, और जिनका जितना बड़ा साइज होगा हम उसको पिचका के उतना शेप चेंज कर सकते हैं, तो इनमें लार्ज डिस्टॉर्शन पाया जाता है। और लार्ज डिस्टॉर्शन तो एक पॉइंट है, वैसे तो बेस के लिए चलता है, पर आप देख लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी लेस मानी जाती है। तो जिनका साइज बड़ा डिस्टॉर्शन ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस। तो ये 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट इसके लिए भी डिफाइन करेंगे, फिर इसके लिए भी, तो 24 पॉइंट हो जाएंगे। मैं बस बोल रहा हूँ, आप ध्यान दें। हार्ड एसिड है, एसिड है तो भैया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, पहला पॉइंट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लोन पेयर को चाहेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी तो कमी है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं क्योंकि एसिड है। पर अब की बार हार्ड है, तो हार्ड में क्या होगा? साइज स्मॉल, फिर लार्ज डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब छोटा सा साइज है तो डिस्टॉर्ट ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो लेस डिस्टॉर्शन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर। अब बारी आ जाती है बेस की, तो बेस वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर के लुईस के अकॉर्डिंग। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होगा इनका, और सॉफ्ट है तो लार्ज इन साइज। डिस्टॉर्शन कैसा होगा? लार्ज डिस्टॉर्शन होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस। इनकी बात करें हार्ड बेस की, तो बेस है तो बेस वाले पॉइंट तो रखे गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। और फिर हार्ड है तो क्या करेंगे? स्मॉल इन साइज, लेस डिस्टॉर्शन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर। तो ये 24 पॉइंट्स हो जाएंगे जिस बेसिस पर आप सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लगे, लिखें और आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल उसने क्वेश्चन में ये बोला है, एक तो आपको शेप प्रिंसिपल बताना, ये लास्ट में बताते हैं वाले क्वेश्चन को, पर हो सकता है सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए बोले, तो जो मैं ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसके बेसिस पर आप डिफाइन कर लेंगे। और ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इनमें आपको छांटने हैं कौन से सॉफ्ट है, कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट बेस है, कौन हार्ड बेस है, ये सब सेलेक्ट करना है आपको। वो कैसे करना है वो भी बताते हैं। तो एक ट्रिक काम करती है आपके लिए, वैसे हर जगह काम करेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब 100 200 300 एग्जाम्पल में काम कर जाती है, 10-12 एग्जाम्पल पे काम नहीं करती है। क्वेश्चन कई बार उन 10-12 से भी आ जाता है, तो हम उन 10-12 को स्पेशली याद कर लेंगे, अदरवाइज हमारा काम मोस्टली ट्रिक से हो जाता है। ट्रिक इतनी सी है कि जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 25 होता है, क्योंकि 1 है तो छोटे साइज वाले होंगे, तो ये हार्ड वाले माने जाते हैं, ये हार्ड कैटेगरी के होंगे। जिनका एटॉमिक नंबर 25 से ज्यादा होगा उन्हें हम सॉफ्ट मान लेते हैं, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो एसिड, फालतू के इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होंगे, तो वो बेस होंगे। उसी के बेसिस पर ये ट्रिक जहां काम नहीं करेगी, मैंने कहा पहले भी, तो हम उन एग्जांपल्स को याद कर लेंगे ढंग से। तो मैं पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको समझाते हैं। अब आपको इन्हीं को डिफाइन करना है, कौन से सॉफ्ट है कौन से हार्ड है। तो हम यहाँ पे बांट रहे हैं सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस और हार्ड बेस, 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें H पॉजिटिव की, तो H प्लस, H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एसिड होगा। तो ये क्या है आपका? हार्ड एसिड। H निगेटिव की बात करें तो इसमें निगेटिव है तो ये लोन पेयर है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो बेस वाले होते हैं, और H का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसको हार्ड बेस होना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्ट बेस होता है। वही एक्सेप्शन समझो, या रियलिटी में ये सॉफ्ट बेस होता है। Cu+2 और Cu+1, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है तो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या होना चाहिए? इसको सॉफ्ट एसिड होना चाहिए। तो Cu+2, Cu सॉफ्ट एसिड, Cu+1 तो सॉफ्ट होता है, लेकिन जब ज्यादा चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाता है,
तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होने के कारण वो हार्ड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हार्ड एसिड होगा Cu+2। ध्यान से देखें, मैं इसको बिल्कुल मार्क करके लिख रहा हूँ, सर्किल बना के। जो स्पेशल वाले मैंने एग्जांपल भी ज्यादातर वही चुने जो एक्सेप्शनल बेस टाइप वाले हैं, जो ट्रिक से भी काम नहीं करें। Cu+2 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। 27 यहाँ आता होगा तो सॉफ्ट होगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। Fe+2 भी स्पेशल केस वाला केस है, एटॉमिक नंबर 26 होता है तो सॉफ्ट होना चाहिए था, पर ये भी हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है। मैं मार्क कर रहा हूँ जो जो स्पेशल्स हैं, ध्यान रखें। Mg+2, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 स्मॉल साइज में होगा, यहाँ होगा, हार्ड होगा, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हार्ड एसिड। अब I निगेटिव है, निगेटिव वाले लोन पेयर वाले बेस होते हैं, बेस होंगे, और एटॉमिक नंबर इसका 53 होता है। नहीं भी पता तो इतना पता होगा 25 के बाद ही आता है, तो 53 है तो सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस कहाँ है, यहाँ पे है, तो सॉफ्ट बेस I निगेटिव यहाँ आ जाएगा आपका। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 हार्ड होगा, हार्ड बेस होगा, हार्ड बेस Cl नेगेटिव। Br निगेटिव की बात करें, एटॉमिक नंबर 35, 25 से ज्यादा है तो सॉफ्ट बेस में आएगा, समझ रहे होंगे। OH निगेटिव, OH एटॉमिक नंबर ऑप्शन का 8 होता है, तो मतलब हार्ड होगा, और निगेटिव है तो हार्ड बेस, तो हार्ड बेस कहाँ आएगा यहाँ पर, OH निगेटिव। बेंजीन जो है, बेंजीन आपका, बेंजीन में लोन पेयर तो नहीं होते, लेकिन बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो बेस की तरह बिहेव करता है, पर ये बॉर्डर लाइन की कैटेगरी में आते हैं, बॉर्डर लाइन बेस बोलते हैं इनको। तो बॉर्डर लाइन एसिड बेस होते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड और बॉर्डर लाइन बेस बोले जाते हैं, तो बेंजीन उस कैटेगरी में आता है, बॉर्डर लाइन बेस है। साइनाइड, ये भी एक्सेप्शनल वाला मामला है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6, और 6 वाले एटॉमिक नंबर वाले के पास लोन पेयर है तो हार्ड बेस में आएगा। हार्ड बेस होना चाहिए पर ये सॉफ्ट बेस में आता है। सल्फाइड, सल्फर का एटॉमिक नंबर वैसे तो 16 होता है तो हार्ड बेस होना चाहिए था, पर सल्फर के एस से याद रखोगे सॉफ्ट, तो सॉफ्ट बेस में आएगा। H2 निगेटिव, और उसके बाद सल्फेट वाला भी है जो, वो भी ठीक है। इसमें भी स्पेशल, जो इन ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहे, आपको लग रहा होगा ट्रिक से, ट्रिक्स तो ज्यादा लग ही नहीं रही है, वो मैंने एग्जाम्पल ही वही वही वाले मेंशन किए हैं ज्यादातर, कि जो चीजों को सेटिस्फाई नहीं करते हो। जैसे F निगेटिव, एटॉमिक नंबर 9, 9 होता है तो हार्ड बेस। सीजियम का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, साइज में 25 के तो बाद ही आता है, 55 के आसपास होता है इसका एटॉमिक नंबर शायद। तो सॉफ्ट एसिड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से सॉफ्ट एसिड कहाँ आएगा आपका, Cesium+1। फ्रेंशियम का भी साइज बड़ा होता है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, हेलिने की रूबी से फ्रेंडशिप वाला। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, और 20 वाले कैसे होते हैं, हार्ड वाली कैटेगरी में, तो हार्ड एसिड होगा। एसिड क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कुछ मैं स्पेशल बता दूं आपको, Zn+2, Bi+3, और Zn+2 Bi+3, और दो तीन एग्जांपल, सॉरी, Zn+2 Bi, CO2 पॉजिटिव, हाँ, Bme का होल थ्राइस, इस पे ये तो लुइस एसिड है, ये भी लुइस एसिड है, ये भी लुइस एसिड है, ये भी लुइस एसिड है, और एक SO2, ये भी लुइस एसिड है, क्योंकि इनके ऑक्टेट ऑक्टेट पूरे नहीं होते, पर ये सब बॉर्डर लाइन एसिड है, याद रख लेंगे इनको, बॉर्डर लाइन एसिड। तो अभी थोड़ी देर पहले CO+2 आया था, इसको यहाँ से हटा देते हैं, याद रखेंगे बॉर्डर लाइन की कैटेगरी में आते हैं। और बॉर्डर लाइन बेस में पूछा जाए तो आपके पास एक बेंजीन, जो पिरिडीन आता है इस कैटेगरी में, और Br निगेटिव आता है, NO पे 2 निगेटिव, ये तीनों के तीनों बॉर्डर लाइन बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन पर्टिकुलर चीजों को ध्यान रखें। वैसे आपके पास क्योंकि MCQ नहीं आता तो आप फंस नहीं सकते, आप खुद के एग्जाम्पल बना करके बात कर सकते हैं। तो हम सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस क्लासिफिकेशन, जितने स्पेशल सी चीजें थी वो सब मैंने एग्जाम्पल को कोशिश करी है कि सारे आपके पास कवर कर सकें, कि आप फंस ना जाओ, कहीं से कोई गलत ऑप्शन ना लग जाए। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में एक बात रह गई है जिस पे बात करते हैं अलग से। सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल अलग चीज है,
सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस को डिफाइन करना अलग चीज है। तो अभी तक हमने जो डिफाइन किया वो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस को डिफाइन किया है। तो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल क्या कहता है उसे समझते हैं। सॉफ्ट हार्ड शेप प्रिंसिपल की जो कहानी है वो इस पे काम करती है कि आपको सबको पता है एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट। पर ऐसा हो सकता है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर के जुड़ रहा होगा, तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस मिलकर के जो सॉल्ट बनता है वो स्टेबल बनता है। ये कह रहा है शेप प्रिंसिपल। हार्ड एसिड जब हार्ड बेस से जुड़ेगा तो स्टेबल सॉल्ट बनाएगा। अगर हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से मिल रहा है तो सॉल्ट बनेगा लेकिन अनस्टेबल सॉल्ट बनेगा। और अगर आपके पास सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस मिलेगा तो भी अनस्टेबल ही बनता है। मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड स्टेबल, हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड अनस्टेबल सॉल्ट बनाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान से देखें कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस बात को। जनरली मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता क्यों है। छोटे से एटम पर जब छोटा सा एटम जुड़ा रहता है तो स्टेबल बनता है। बड़े से एटम पे बड़ा सा एटम जुड़ेगा तो भी स्टेबल बनेगा, लेकिन छोटे से एटम पे बड़ा सा एटम जुड़ जाएगा तो अनस्टेबल होगा। यही वजह होती है कि HI HF से भी ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि HI में सॉफ्ट एसिड और मतलब सॉरी हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उनका बॉन्ड संभाल नहीं पाता और वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए HI ज्यादा एसिडिक होता है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि AgF अनस्टेबल है जबकि AgI स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये एक सॉल्ट है और काई के कॉम्बिनेशन से बना होगा Ag प्लस प्लस I निगेटिव से, और इसका पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है एसिड है, निगेटिव है तो लोन पेयर वाला बेस है, और ये सॉफ्ट एसिड और ये सॉफ्ट बेस के कॉम्बिनेशन से बना है ये वाला सॉल्ट। जबकि अगर AgF को देखें तो ये ऐसे बना होगा Ag प्लस और F निगेटिव से, तो आपको पता है ये सॉफ्ट एसिड होता है और ये हार्ड बेस होता है। अब तो शायद ये बात समझ में आती होगी। और क्योंकि ये सॉफ्ट और हार्ड के कॉम्बिनेशन से बना है तो इसलिए अनस्टेबल है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HgO और HgSU ये पानी में सॉल्युबल है और ये पानी में इनसॉल्युबल है, क्यों? जनरली में पानी में सॉल्युबिलिटी की बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लगती है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को नहीं मिल रही होगी दोनों में। तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो ये बना होगा Hg2 पॉजिटिव और H2 निगेटिव, ये भी सॉफ्ट और ये भी सॉफ्ट से बना हुआ है, और सॉफ्ट सॉफ्ट से कैसा होगा, स्टेबल होगा। जबकि ये कैसे बना होगा, क्योंकि इसका मर्करी का एटॉमिक नंबर 25 से ज्यादा, सॉफ्ट एसिड और O2 निगेटिव हार्ड बेस है, तो सॉफ्ट हार्ड होगा तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, टूट गया होगा फिर पानी में डिसॉल्व हो जाएगा आयंस में ब्रेक होकर के। लेकिन क्योंकि ये स्टेबल है आयन में ब्रेक नहीं होगा और वाटर के पोलर मॉलिक्यूल से डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो जो मिनरल्स होते हैं, जो भी प्रकृति में जो भी चीज जिस भी रूप में पाई जाती है उन्हें ओर कहते हैं। अगर उनसे मेटल्स या कोई इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है तो उन्हें ओर्स कहते हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए एग्जांपल पे बात करें, कैल्शियम वाला भी ले सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है या कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फेट के रूप में नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो ये ऐसे टूटेंगे। तो हार्ड और ये भी हार्ड के कॉम्बिनेशन से बना है तो ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो Mg+2 हार्ड हो गया, SO4 2 निगेटिव सल्फर के ऐसे सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट हार्ड कैसा होगा, अनस्टेबल, प्रकृति में पाया नहीं जाएगा। इसलिए प्रकृति में मैग्नीशियम या कैल्शियम के जो ओर्स होते हैं वो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फेट्स के रूप में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि शेप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो अनस्टेबल होते हैं। तो होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड, हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड, अनस्टेबल स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी, वो स्टेप प्रिंसिपल हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं, थैंक यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड ऑक्सीडेशन स्टेट कलर्ड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स की समझानी है सारी। इस वाले क्वेश्चंस को ना मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे पूरा डिटेल में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया है, बड़ी वीडियो में बनाया है, तो आपको वहां से दिख जाएगा, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस मेंशन रिडक्शन को समझा दो और कोई दो प्रिपरेशन मेथड बता दो कार्बोनिल कंपाउंड।
तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड इस ग्रुप को कहते हैं सी डबल बॉन्ड ओ को। और सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड भी हो सकता है कि अगर एक भी वैलेंसी एच से पूरी हो गई तो सी एच ओ एल्डिहाइड भी हो सकता है। और अगर इस कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी कार्बन वाले से पूरी हो जाए तो कीटोन भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की कोई से भी दो प्रिपरेशन मेथड बता दो और इन दो रिएक्शन को भी समझा दो, ये कहना चाह रहा हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें से एक मेथड है फ्रॉम, मैं इस वाले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ और प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड में पहला हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से करवाते हैं तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन वाले पे R समझ रहे हो, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, CnH2n+1 CH3 C2H5 C3H7 C4H9। और जब ये ब्रेक होगा इस पर प्लस एक इस पर माइनस, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो MgXOH बाहर हो जाएगा और आपका कुछ इमीन बनेगा। और इस इमीन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो NH H और H NH3 मॉलिक्यूल निकल लेता है, अमोनिया बहन बाहर, और क्या बन जाएगा आपका RHCr डबल बॉन्ड O। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो हाइड्रोजन साइनाइड और ग्रिग्नार्ड एजेंट से आप एक एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट ये भी है। तो साइनाइड से कभी एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्जन करना हो तो एक ये होता है। एक मेथड और भी है वैसे साइनाइड से बनाने का, पर अभी फिलहाल होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें आर की जगह आप कुछ मत करो, आर की जगह एक बार CH3 ले लो। तो यहाँ पे कितना फर्क पड़ता है, हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले लेनी चाहिए जनरली या ब्रोमीन। तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 आ जाता तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन जाता। अगर मैं इसकी जगह C2H5 लेता तो यहाँ C2H5 आता, यहाँ C2H5 आता, यहाँ भी C2H5 आता। तो C2H5CHO यानी कि CH3CH2CHO प्रोपेनल बन जाता। मैं इसे C3H7 ले लेता, 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन ये है और 1 कार्बन ये है, तो ब्यूटेनल 4 कार्बन वाला ब्यूटेनल बन जाता, एल्डिहाइड बन जाता। तो 3 4 मेथड तो इसी से हो जाएंगे, मतलब एक ही मेथड में 2 3 रिएक्शंस लिखी जा सकती है, एक मेथड है ये। दूसरी चीज कीटोन भी बना सकते हैं, यहीं से ध्यान से सुनो कि अगर इस HCN की जगह मैं RCN ले लेता तो जहां H है वहां पे R आता, यहाँ भी R आता और यहाँ भी R आता, तो R R RCOR, तब क्या बन जाता, तो एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आप एक बार इस R की जगह CH3 लेके कर लो, एक बार C2H5 लेके कर लो, एक बार C3H7 लेके कर लो, और एक बार इस H को CH3 ले लो, और फिर कीटोन भी बन जाएंगे। एक मेथड तो ये हो गया क्या बनाने का, एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। दूसरे मेथड पे बात कर रहे हैं। दूसरे प्रिपरेशन मेथड पे अगर हम बात करें तो दूसरे के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो भी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बाय द रिडक्शन ऑफ, हेडिंग डाल देंगे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर मैं रिडक्शन करवा दूं तो कभी भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करते हैं। बॉन्ड टूटा, एक एच इसको और एक एच इसको मिलेगा, RCHOH ऐसे बनेगा। एक ही कार्बन पर 2 H नहीं रह सकते, तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा आपका RCHO। क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक मेथड ये भी हो सकता है, और भी मेथड हो सकते हैं। अगर मैं साइनाइड का, साइनाइड से भी बना सकते हैं जैसे अभी बनाया था HCN, ऐसी साइनाइड भी ले सकते, मतलब उसी साइनाइड से दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, इसे स्टीफेंस मेथड कहते हैं। बॉन्ड टूटा, एक एच इसको एक एच इसको, तो पहले ही मेथड में इमीन बन जाएगा और फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो H2O, तो NH3 बाहर हो जाएगा और फिर से आपका RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। बाकी R मैं बता चुका हूँ, जनरल फॉर्मूला ये है, CH3 लोगे तो CH3CHO एथेनल, C2H5 लोगे तो C2H5CHO प्रोपेनल ब्यूटेनल, 3 4 रिएक्शंस
लिखी जा सकती है। तो जनरल फॉर्मेट ध्यान रखने होते हैं। सवाल पूछा गया था कोई से भी दो प्रिपरेशन मेथड पे बात कर लो, हम बोल चुके हैं। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये और ये भी पूछा है इसमें। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इतने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस की बात करें तो ओजोनोलिसिस को समझा लेते हैं आपको थोड़ा सा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे तो, खैर जो भी पेपर में डालें सब इंपॉर्टेंट ही डालें। मेन रिएक्शन जितनी है सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी एल्कीन है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, कोई भी एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन जब ओजोन से कराते हैं, O3 ओजोन से कराते हैं, तो O3 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इसी O3 को। तो ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है, और ये इनकी एक एक वैलेंसी खुल जाएगी, तो ये एक इंटरमीडिएट ओजोनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसे कहते हैं ओजोनाइड। और इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करा दें तो ये ऐसे और ये ऐसे टूटता है, H2O और एक O, ये H2O2 बाहर हो जाएगा। याला बॉन्ड टूटने से इस कार्बन की वैलेंसी, याला ऑक्सीजन का याला बॉन्ड टूटने से इस ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड हो। तो C डबल बॉन्ड हो को ही कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन बोलते हैं। ये भी एक एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड ही है। फाइनली इस रिएक्शन में होता क्या है मैं आपको जनरली बता दूं कि अगर ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जहां होता है वहां बॉन्ड टूट जाता है, एक ओ इसको और एक ओ इसको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एथीन होता तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट बनता वो बनता CH2O प्लस CH2O, हाँ है ना। और CH2O को हम क्या लिख सकते थे, HCHO प्लस HCHO, दो मोल फॉर्मल्डिहाइड के बन जाएंगे। क्योंकि होता क्या, एक ओजोनाइड बनता, ऐसे ऐसे तोड़ता H2O2 बाहर, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो का मतलब CH2 डबल बॉन्ड हो, HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाता। अगर ये मैं प्रोपीन ले लूं तो क्या बनेगा, एथेनल, एक वो इसको मिलेगा, बॉन्ड टूटेगा, CH3CHO एथेनल, और HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा लास्ट में जाके। अगर वो ब्यूटीन होता तो, या ब्यूटुइन, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक वो इसको एक वो इसको मिल जाएगा लास्ट में, तो CH3CHO प्लस CH3CHO, तो इसी को कह रहे हैं ओजोनोलिसिस। कीटोन बनाना हो तो यहाँ पर एक इस तरीके का अगर एल्कीन हो तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसको O मिलेगा, तो CH3COCH3 कीटोन बन जाएगा, एसीटोन, और प्लस CH3CHO एल्कीन बन जाएगा। जनरल ऐसे करते हैं, इस पे ध्यान देना, बाकी तो कोई भी डबल बॉन्ड है। होप समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ जाएंगे। वैसे हमारी पुरानी वीडियोस में ओजोनोलिसिस वगैरह एल्डिहाइड कीटोन वाले में पूरा डिटेल में भी है शायद। नेक्स्ट, क्लीमेंशन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करना होता है, मैं आपको बता दूं, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो, नॉर्मली किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन मैंने अभी बताया था LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये बॉन्ड टूटा, एक H इसको एक H इसको, क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो एक H और एक और H मिल जाएगा, तो CH2OH एल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके एल्कोहल्स बनते हैं, और इसको कहते हैं पार्शियल रिडक्शन। अभी वो नहीं आया जो पढ़ाना है। अब जब हम कंप्लीट रिडक्शन क्या करते हैं, ऐसे लिखने, ऐसा मैं सोचना कि ऐसे मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड हो ऊपर भी लिख सकते हैं। फिलहाल अब कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए 4 H लेते हैं, और ये लिया जाता है ZnHg और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। जब इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो H2 और O, H2O बाहर और O जाने से इसकी दो वैलेंसी खुल जाएगी, तो यहाँ पे दो H इसको मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा RCH3 एल्केन। अगर ये CH3 होता तो CH3CH3 इथेन बन जाता। अगर ये CH3CH2 इथाइल ग्रुप होता तो ये दो कार्बन और एक कार्बन, तीन कार्बन वाला प्रोपेन बन जाता। ये तीन कार्बन वाला C3H7 रहता, तो फिर ब्यूटेन बन जाता। तो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनने का सफर क्लीमेंशन रिडक्शन कहलाता है, इसकी प्रेजेंस में। तो ZnHg कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करते हैं, उसी को क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, फिलहाल मिटा रहे हैं। डिफाइन एनी टू प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई भी दो प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता दो। वैसे तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स,
देखो जनरल सी ट्रिक है, एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन भी बन सकते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इसका रिडक्शन कर दो तो ये एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर रहे थे तो पार्शियल किया था तो एल्कोहल, फिर कर रहे थे तो कंप्लीट रिडक्शन, डिमेंशन रिडक्शन में एल्केन बन जा रहा है। तो फिलहाल मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ। ये कोई एल्कोहल ले लिया मैंने, 1 डिग्री एल्कोहल है, OH से जुड़ा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री एल्कोहल एथेनॉल है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करवाया जाता है। तो H H और O, H2O बाहर, और क्या बन जाएगा ये CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दो आप, तो ये बन जाएगा आपका CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक मेथड हो गया। नाम लिखोगे, लैंग्वेज लिखोगे, एथेनॉल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड, इट अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फर्दर ऑक्सीडेशन इट गिव्स एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। बाकी कितने भी बड़ा कार्बन वाला भी ले सकते हैं। तो एक मेथड तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हो गया। एक मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बनाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार ये अलग से भी पूछ लेता है। तो CO2 से कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। तो ये होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत तो जुड़ेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, और इसका हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो MgX और OH बाहर, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस और माइनस, तो MgX OH बाहर और H इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका RCOOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड हो गया प्रिपरेशन मेथड बनाने का। तो दो प्रिपरेशन मेथड बोले थे, एक तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं, दूसरा CO2 या ग्रिग्नार्ड एजेंट से बना सकते हैं। लैंग्वेज लिखनी आपके हाथ में है, ठीक है, क्योंकि इतना बातें नहीं कर सकते एक टॉपिक के लिए, फिर तो दिन साल चले जाएंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी देता है। O और H के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शन A टाइप, पूरे OH ग्रुप की वजह से होने वाली, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पे शायद मैंने एक वीडियो बनाया, सारा डिटेल में होगा। B टाइप की पूरे COH ग्रुप की वजह से और एक एल्काइल ग्रुप की वजह से। तो मैं आपको एक बता दूं कि O और H के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से इसकी रिएक्शन NaOH से करा दो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, एसिड है बेस से रिएक्ट करेगा तो एसिड है तो H प्लस देता होगा, बेस है तो OH देता होगा, तो सॉल्ट मिल जाता है। तो एक रिएक्शन O और H के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली टाइप की रिएक्शन है। फिर B टाइप की रिएक्शन जो जिसमें पूरा OH ग्रुप हट जाए, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दो। तो कभी भी OH ग्रुप वालों की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो आंख बंद करके POCl3 और HCl को बाहर फेंक देना, और जहां OH होता है वहां Cl आ जाता है, तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा RCOCl। वैसे तो दो ही पूछी थी, दो तो हो गई, क्वेश्चन तो हो गया। तीसरे टाइप की कि अगर आप गर्म कर दो तो पूरे COH ग्रुप में CO2 उड़ जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं, और बनेगा आपका RH। RH मतलब एल्केन, CH3HCH4 मीथेन, C2H5H C2H6 इथेन, प्रोपेन ब्यूटेन। ये चौथी वाली इंपॉर्टेंट है इसलिए बात कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप की वजह से, इसे कह रहे हैं HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। जब भी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन किसी से भी कराते हैं, और क्या जैसे माना ये CH3 होता, तो फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल लेगा, और बनेगा आपका क्या, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। ब्रोमीन से कराते तो अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड। अगर ये ऐसा भी होता तो भी अल्फा पोजीशन पे होती है तो बीटा हो जाता, तो बनता अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अल्फा पोजीशन पे होती है, इसे हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। उसने दो पूछी थी तो मैंने बता दी, पर HBZR रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर लिया। तो 5 क्वेश्चन बात कर चुके हैं, इसको बाकी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड जितने भी छोटे चुन्नू मुन्नू टाइप क्वेश्चन होंगे वो सब हो जाएंगे। तो यहाँ इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत बातें पहले समझनी पड़ेगी,
तो शॉर्ट शॉर्ट में हम आपको डिफाइन कर लेते हैं इधर साइड में। तो पहले जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, इसकी यूनिट ओम इनवर्स या साइमन होती है। फिर आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। साइमन मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, जिसमें इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। 1 अपॉन या मीटर में दिया होगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि साइमन ये लेंथ है, डिस्टेंस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर इनवर्स में बनेगा। लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा बाई सी एम। साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर आता है आपके पास लैम्डा नॉट एम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो कॉलरॉस ने बताया है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल कितनी करंट पैदा कर रहा है, उसे मोलर कंडक्टेंस कह रहे हैं। एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इतनी बातें क्लियर रहनी चाहिए ये सारे फॉर्मूले, तब जाकर के क्वेश्चन लगेगा ये। तो ये अपने आप में टॉपिक वाली बात है, बट जनरली इस तरीके से काम करता है। वो कह रहा है कि कोई एसिडिक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन इतना है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो वो आपसे ये जानना चाहता है। तो इसके लिए आपको कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन तो दिया है, लेकिन आपको अल्फा नहीं दिया, तो अल्फा निकालने के लिए फिर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम से निकालोगे। तो लैम्डा एम भी क्वेश्चन में दी नहीं दिया, लैम्डा नॉट एम थोड़े बहुत लग रहे हैं कि शायद दिए हैं, लेकिन लैम्डा नॉट एम मुझे CH3COH का चाहिए होगा, CH3COH का नहीं दिया है। कैसे निकालेंगे वो भी सीखना पड़ेगा, तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। फिर तीसरी बात आती है कप्पा बाई सीएम, लैम्डा एम निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। तो सीएम कंसंट्रेशन है वो पता है, लेकिन कप्पा नहीं पता। तो कप्पा निकालने के लिए 1/r इंटू एल अपॉन ए से जाना पड़ेगा। तो 1/r आर दिया है, और सेल कांस्टेंट को ही एल अपॉन ए कहते हैं, तो वो भी दिया है। तो यहां से शुरुआत करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो वही सोच के दिमाग, अगर ये फॉर्मूले नहीं पता होते फिर कुछ भी नहीं स्टार्ट कर पाते। तो शुरुआत में मैं पहला काम यही कर रहा हूँ, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। 1/r 80 ओम, एल अपॉन ए कितना है 160 मीटर इनवर्स। तो 82 जाइए 2 ओम, ऊपर जाके ओम इनवर्स बन जाएंगे, ओम इनवर्स को ही साइमन कहते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स कप्पा की वैल्यू आ गई। इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर वो कहता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करो तो यही खत्म हो जाता मामला। फिर उसने ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पर ना पूछते हुए भी पूछा है, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आपको निकालना ही पड़ेगा। अब आप लैम्डा एम निकालना चाहते हो, लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा बाई सी एम से आएगा। कप्पा की वैल्यू 2 साइमन मीटर इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर। अब लीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस 1 लीटर की जगह 10⁻³ मीटर क्यूब लिखूंगा मैं, मोल अपॉन 10⁻³ मीटर क्यूब, और वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर, रेशनलाइज होकर 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे ऊपर। ओवरऑल सब कुछ सॉल्व सोल्व करके लैम्डा एम की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 2 10, 5 2 10 20, और ये कितना हो गया 400 इंटू 10⁻³ ठीक है। और 400 इंटू 10⁻³ या 4 इंटू 10⁻⁻1, 0.4 कह दो इसको, 0.4 कह सकते हैं। तो 0.4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्यों आया, समझ में आ रहा होगा। तो लैम्डा एम की यूनिट यही आती है। तीसरी चीज, अब मुझको लैम्डा नॉट एम चाहिए होगा, तो लैम्डा नॉट एम कैसे निकालेंगे। तो इस एक्चुअली में कॉलरॉस ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, फर्स्ट इसको मैं फर्स्ट पढ़ लेता हूँ, इसको सेकंड ABC पढ़ रहा हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ये गिवन था। तो मैं कह रहा हूँ इक्वेशन ए से, इक्वेशन ए इंप्लाइज लैम्डा नॉट एम ऑफ HCl को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा कॉलरॉस कह रहा था, उन्हीं को मान रहे हैं बस। 100 वैल्यू दिया है। बी से क्या कह सकते हैं, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO निगेटिव प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Na पॉजिटिव इक्वल टू 200।
सी इक्वेशन से सी क्या इम्प्लाई कर रही है, लैम्डा नॉट एम ऑफ NaCl गिव्स Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ Cl नेगेटिव। कितना दे रखा है ये भी, चलो 200 दिया हुआ है। मेरे को क्वेश्चन के लिए लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COH चाहिए, तो अगर मैं इसको और इसको देखूं तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COH बन जाएगा। तो इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3 पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर की। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 1 कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो मेरा आंसर 300 आ जाएगा। पर मेरे पास Na प्लस और Cl नेगेटिव फालतू के आएंगे, तो मैं थर्ड इक्वेशन में माइनस कर दूंगा। थर्ड इक्वेशन अगर माइनस कर दी जाए तो ये बन जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COOH बच जाएगा बस, क्योंकि कैटायन का सम और एनायन के सम को इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कहते हैं। तो NaCl से Cl कट गया होगा, तो मेरा 100 और 200 300, 300 में से 200 गया तो 100 बच जाएगा आंसर। और यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो लैम्डा नॉट एम की वैल्यू भी आ गई। तो लैम्डा नॉट एम आ गया, इसको मैं कुछ, हाँ लैम्डा नॉट एम आ गया। अब नाउ फोर्थ, अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, अभी वो साइड साइड में सब लिखा रखे हैं। तो लैम्डा एम की वैल्यू कितना आया था हमारा, 0.4। यूनिट देखो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा नॉट एम की वैल्यू आई 100, ये भी यूनिट वही है। तो अल्फा की कोई यूनिट नहीं आती क्योंकि कट जाता है। तो मैं, ये कितना बन जाएगा हमारे लिए, 0.004, तो 0.04, हाँ 0.004 बन जाएगा अल्फा की वैल्यू। अब लगा देंगे के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू कंसंट्रेशन कितना था, 0.05, 0.05। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.04 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.04। बाकी मैथ सॉल्व करोगे जो आएगा वो आंसर। ये पूछा तो ऐसे करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। एक ये क्वेश्चन है कि इसका ईएमएफ निकालना है, ये एक सेल है, मेटल आगे आयन पीछे एनोड, ये कैथोड है और ये पूरा सेल है। इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, तो वहां पे से लिंक से देख लेना कि कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उसमें 3-4 चीजें और भी कैलकुलेट करनी है। फिर उन्होंने हाफ सेल्स के टाइप को डिफाइन करने के लिए बोला है। एक लास्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 5 ही करने होते हैं, तो हाफ सेल्स को डिफाइन करना है, तो वो भी इसी वीडियो में मिल जाएगा, हाफ सेल्स और उसके टाइप को लेकर के। अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5 में से 8 ही करने होते हैं। तो ये सेक्शन ए वाला पार्ट हो गया। सेक्शन बी के लिए पार्ट 2 में वीडियो में बात करेंगे। बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।